अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर। साथियों, अगर देखा जाए तो उर्दू ज़बान की तारीख मैं आप लोगों को जो है कल मैं उर्दू नहीं पढ़ा पाया था, कुछ काम आ गया था ज़रूरी। तो आज मैं आपको उर्दू के कुतुब शाही दौर से वाबस्ता कराऊंगा, कुतुब शाही दौर से। लेकिन उस कुतुब शाही दौर तक पहुंचने के लिए उसके पहले भाई कुतुब शाही दौर और उसके पहले दौर को लिंक करना है हमें। तो हो सकता है समझाने में थोड़ा टाइम लग जाए आपको, लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि अब ये उर्दू ज़बान की तारीख तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं पढ़ाऊँगा, वो किसी और दिन क्लास ले लूँगा। लेकिन उससे कुछ मिलती जुलती वहाँ तक जो कुतुब शाही दौर तक पहुँचते हैं, मैं उसको लिंक कराने की कोशिश करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप समझ जाएं। साथियों, उर्दू ज़बान जो है उसकी पहली खुसूसियत तो यही है, समझिए ध्यान से। पहली खुसूसियत तो यही है कि इसमें हिंदी, अरबी, फारसी और तमाम भाषाओं का मिक्सचर एक हिसाब से। तो ध्यान से सुनते रहिएगा, जहां आपको ज़रूरी लगे लिखते रहिएगा। मैं कुतुब शाही दौर तक पहुंच रहा हूं, आपको आज बताऊंगा कुतुब शाही दौर ही, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हमें लिंक कराना है। मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझिएगा। कुतुब शाही दौर तक पहुंचने के लिए उर्दू अदब में उसके पहले के दौर में थोड़ा सा मैं लिंक कराऊंगा। तो उर्दू ज़बान की खुसूसियत तो यही है कि उसमें कई ज़बानों का मेल है। जब 8वीं शताब्दी में बाहर से मुसलमान सिंध की तरफ आए, सिंध मतलब पाकिस्तान, वो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, समझिएगा। 8वीं शताब्दी में जब मुसलमान सिंध की तरफ आए तो वहाँ पर बस गए। अभी मैं उर्दू के बारे में बताऊंगा आपको, पहले कहानी सुनिए। वहाँ जब वो बस गए तो अब भाई ज़रूरत के सामानों को या ज़रूरत की चीज़ों को या उनको कोई भी जब ज़रूरत पड़ती थी तो अपने अपने ज़बान में वो बातें करते थे। तो अलग अलग ज़बानों में बातें हुई वहाँ, हिंदी में भी हुई, अरबी में भी हुई, फारसी में भी हुई। तो पहले के दौर में तो मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उर्दू ही नाम था इसका, उर्दू नहीं नाम था। कई भाषाओं में इसको पुकारा जाता था। लगभग 18वीं शताब्दी के शुरुआत अंत तक इसको उर्दू नाम दिया ही नहीं गया था। कई भाषाओं में, कई जो है ज़ुबानों में इसको कहा जाता था। हिंद आर्याई हुआ और कई ज़बान हुए। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जब सिंध क्षेत्र में मुस्लिम आए 8वीं शताब्दी में, मैं लिंक कर रहा हूँ, जरा सोचिएगा, समझिएगा। तो वो अलग अलग ज़बानों में, अलग अलग भाषा में अपनी आवश्यकता की चीज़ें, अपनी बातचीत जो भी था करते थे। तो धीरे धीरे मतलब कई भाषा उसमें मिक्स होती गई, हिंदी भी, फारसी भी, अरबी भी। उसके बाद धीरे धीरे ये ज़बान बढ़ता गया, क्योंकि अभी इसका उर्दू ज़बान नाम नहीं था। बढ़ता गया, तादाद लोगों की बढ़ती गई, बातचीत होती रही कई भाषाओं में। इसको जब 10वीं सदी आया, अच्छा, इसको इलाकाई जो है कहते हैं ना कि इलाकाई में फैलाव इसका तब हुआ जब मोहम्मद तुगलक ने जब अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद करी। अच्छा, इसके पहले कुछ मुस्लिम खैबर के दर्रे से पंजाब में भी आए थे। तो खैबर के दर्रे से इधर पंजाब में आए। खैबर का दर्रा मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, यहाँ अगर दिख रहा हो तो। ये चूंकि ये देखिए, ये भारत है, ये मान लीजिए भारत है। तो पंजाब क्षेत्र यहीं पर है।
तो खैबर का दर्रा इधर ही, चूंकि इधर जो है पाकिस्तान है और इधर पड़ जाता है अफगानिस्तान, तो ये आसान रास्ता था। तो खैबर के दर्रा यही है। तो यहाँ से डायरेक्ट जब पंजाब में आए और इधर सिंध में जब आए थे जो मुस्लिम, तो पंजाब और सिंध और जो भारतीय मूल के जो भी थे, मतलब कई भाषाओं का मिला जुला एक समूह हो गया। इसको अभी उर्दू नाम नहीं दिया गया था। तो कई भाषाओं का जब मिला जुला समूह हो गया, खैबर के दर्रे से जब ये जो है 10वीं शताब्दी में लोग आए, मुस्लिम आए यहाँ पंजाब में, और कुछ 8वीं शताब्दी में जो सिंध क्षेत्र में आए थे, तो अपनी अपनी भाषा में सब बात कर रहे थे। तो कई भाषाओं का मिला जुला रूप ये हो गया। अच्छा, जब मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद करी, तो उस समय क्या हुआ, दिल्ली से जब दौलताबाद करी तो उस समय यहाँ के भी लोग, यहाँ के भी लोग और यहाँ के भी लोग सर्वसामान के साथ और कुछ और मुस्लिम आए। तो आए जब, तो कई भाषाओं का मिला जुला रूप था। और मैं वही कह रहा हूँ कि इलाकाई रूप से इसको बढ़ोतरी या इसका फैलाव तब हुआ जब मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद अपनी राजधानी करी। धीरे धीरे ऐसे ही भाषाओं में ये, अभी उर्दू नाम नहीं हुआ है इसका, समझते रहिए, इसका फैलाव होता गया और इसमें कई भाषाएं मिली जुली थी, अरबी भी, फारसी भी और हिंदी भी। इसको उर्दू नाम दिया नहीं गया था। लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक इसको उर्दू नाम नहीं दिया गया। और सुनिए, इसको कह रहे हैं ना कि कई भाषाओं में इसका लिप्त था और कई भाषा के नाम से ये जुबान, कई जुबानों के नाम से ये भाषा जानी जाती थी। जैसे हमने कहा कि हिंदी, हिंदवी, देहलवी, रेख्ता, मतलब इतने सारे जुबानों के नाम से इसको पुकारा जाता था। उर्दू नाम नहीं था इसका। अच्छा, मैं उर्दू का इतिहास नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं इसको लिंक करा रहा हूँ कुतुबशाही दौर से। उर्दू की तारीख, मुख्तसर तारीख में अगली क्लास में आपको बताऊंगा। अभी जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ उससे आप बिल्कुल समझ जाएंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा साथियों। तो जब तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद करी, तो उस समय सिंध वाले क्षेत्र के भी मुस्लिम, पंजाब वाले क्षेत्र के भी मुस्लिम, दिल्ली वाले क्षेत्र के भी मुस्लिम, सब जब इकट्ठा हुए, तब इस भाषा का फैलाव बहुत तेज हुआ। इलाकाई रूप में हो गया ना, दिल्ली, दौलताबाद, फिर सिंध, फिर पंजाब, तो इलाकाई रूप में ये फैलता चला गया, फैलता चला गया। उसके बाद में इसकी तरक्की 13वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी जब आया, तो इसकी तरक्की तेज हो गई। अच्छा, अभी तक जो है कोई ऐसा अहम शायर या अहम वो नहीं था कि इसमें कहा जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद में एक दौर आया, कुतुबशाही दौर। तो अलाउद्दीन खिलजी का जब दौर आया, तब तक थोड़ी सी मतलब इसका इलाका बहुत बड़ा हो गया था, क्योंकि सिंध क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, दिल्ली, तुगलकाबाद और दक्षिण भारत के तमाम क्षेत्रों में फैल गया था ये। लेकिन इसको अभी उर्दू नाम नहीं दिया गया था। अलग अलग नामों से हमने जैसे कहा कि जो है हिंदवी, हिंदी और रेख्ता, हिंदुस्तानी, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो उस समय पुकारा जाता था। तब तक अलाउद्दीन खिलजी जब आया, तो अलाउद्दीन खिलजी जब आया, तो उसने जब अलग अलग क्षेत्रों को जीता दक्कन के, तो अब भाई इस भाषा अलग जब जीता तो यहाँ के लोग यहाँ भी आए। इस तरह से ये फैलता चला गया, इस तरह से ये भाषा फैलती चली गई। इसमें मिक्स था अरबी जुबान, फारसी जुबान, हिंदी जुबान। चूंकि इसकी उर्दू की एक खासियत है ना कि हर जबानों को ये बहुत आसानी से सलाहियत है इसकी, एक्सेप्ट कर लेती है। और उर्दू एक मिला जुला जबान है। अब मैं बताता हूँ, उर्दू एक तुर्की जुबान है। उर्दू एक तुर्की जुबान है। इसके माना यही होते हैं कि लश्कर आता है, कभी कभार प्रश्न में पूछा जाता है कि उर्दू के माना क्या होते हैं। तो ये कैसी जुबान है? लश्करी जुबान है, इसको लश्करी जुबान कहते हैं। तो समझते रहे, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ तक लाऊंगा फिर यहाँ से बताऊंगा। तो इसको लश्कर, जब अलाउद्दीन ने दक्कन के क्षेत्रों को जीता, तमाम क्षेत्रों को, तो ये फैलती चली गई। तो इस तरह से ये पूरे भारत में फैलती चली गई।
अब इसका कहाँ कहाँ किस किस तरह से विकास हुआ, ऐसा नहीं है कि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही सब फैला दिया हो या तुगलक ने ही सब फैला दिया। धीरे धीरे सिंध क्षेत्र से पंजाब क्षेत्र, दिल्ली, तुगलकाबाद, दक्कन का क्षेत्र, इसमें जो है कई कॉन्फ्रेंस भी हुए, कई इदारे भी खुले, वो उर्दू तारीख में हम बताएंगे। इसमें तहरीकें भी कई हुई, अलीगढ़ तहरीक हुई, लखनऊ दबिस्तान है, दिल्ली दबिस्तान है, फोर्ट विलियम कॉलेज है, अलग अलग तरह के। उसके बाद ये 18वीं सदी के अंत में जाके इसको उर्दू कहा गया। अब मैं आता हूँ कुतुब शाही दौर। तो अलाउद्दीन खिलजी के दौर के बाद में कुतुब शाही दौर एक शुरू हुआ। तो उस कुतुब शाही दौर में ये इलाका कौन सा था? गोलकुंडा का इलाका था। कौन सा इलाका था? गोलकुंडा का इलाका था। अब समझिए, कुतुब शाही जब सल्तनत आया गोलकुंडा इलाका में, तो वहां पर चूंकि कुतुब शाही सल्तनत आते आते पूरे भारत में ये फैल चुकी थी, अभी भी उसको जो है उसका फैलाव जारी था, उर्दू का फैलाव जारी था, और उसमें तरक्की होती रहती थी, और अलग अलग जो है इदारा खुले, अलग अलग तहरीकें हुई, अलग अलग कॉन्फ्रेंस हुए। अच्छा, अब आइए कुतुब शाही दौर पे। तो कुतुब शाही दौर जब आया, तो कुतुब शाही दौर में 8 बादशाह हुए। कितने? 8 बादशाह। उनका नाम इस तरह से है: सुल्तान कुली कुतुब शाह, जमशेद कुली कुतुब शाह, सुबहान कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह और अब्दुल हसन ताना शाह। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस दौर में कुली कुतुब शाही दौर में 8 बादशाह हुए। अच्छा, इनमें से ऐसा नहीं है कि सभी बादशाहों ने जो है उर्दू को बढ़ावा दिया। हाँ, इसमें कुछ अहम बादशाह हुए, जैसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इन्होंने जो है ये क्योंकि 5वें दौर के बादशाह थे, गिनिए 1 2 3 4 5वें दौर के बादशाह थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 5वें दौर के बादशाह थे। तो इन्होंने जो है 1580 से लेकर 1611 तक ये बादशाह थे। तो उस जमाने में ये 5वें दौर के बादशाह थे। उस जमाने में उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर इन्हें कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे शायरी, इन्होंने ऐसी शायरी की, उर्दू जबान में भी की, तेलुगु जबान में भी की। तो यही जो है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर था, इसी को कहते हैं। क्वेश्चन में भी आता है कभी कभी इम्तिहान में कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो समझते रहिए आप लोग, मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर था, जो 1580 से 1611 तक ये 5वें दौर का बादशाह था। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर था। इसने क्या किया? उर्दू में, अरबी में, तेलुगु में, हमने जैसा अभी बताया कि उर्दू में, अरबी में, तेलुगु में इसने क्या किया? शायरी लिखी। और ये भी इम्तिहान में आता है, ये 12 प्यारियों का आशिक था इस जमाने के। अच्छा, ये क्या किया इसने? इसकी विशेषता क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है कि इसको उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। किसको? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को, जो 5वें दौर का बादशाह था और जो 1580 से लेकर के 1611 तक बादशाह था। तो इसने उर्दू में, अरबी में और तेलुगु में शायरी की। ये 12 प्यारियों का आशिक था। अच्छा, इस जमाने के इस जमाने के यानी कि कुतुब शाही दौर के जमाने के कुछ शायर हैं। जैसे अब यही बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह यही शायर ही हो गए। वो अलग बादशाह तो है, वो अलग बात है, लेकिन ये शायर हो गए ना। इसी तरह से कुछ अहम शायर हैं, मैं बताता हूं उनका नाम। एक हो गए वजही, कुतुब मुश्तरी, गवासी। मैं इन सब के बारे में अलग अलग आपको अलग अलग टॉपिक में अलग अलग इनके बारे में अलग अलग डिटेल बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आप कुतुब शाही दौर में पढ़ रहे हैं कि कुतुब शाही दौर के कुछ शायर जो अहम थे, जैसे वजही,
कुतुब मुश्तरी, गवासी, इब्न निशाती, इब्न निशाती, इब्न निशाती, ये कुतुब शाही दौर के शायर हैं। इब्न निशाती हो गए, और कुतुब शाह आदिल शाही, मतलब एक कुतुब शाह भी है। कुतुब शाह, हमने कहा ना कि जो है कुतुब शाही दौर में सभी लोग नहीं करते थे, क्योंकि यही खुद मोहम्मद कुली कुतुब शाह खुद 5वें दौर का बादशाह था। तो इसने उर्दू, अरबी और तेलुगु में शायरियाँ लिखी। इस वजह से इनको उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। ये 12 प्यारियों, पूछा जाता है प्रश्न में, ये 12 प्यारियों का आशिक था। अब कुतुब शाही दौर के कुछ अहम शायर व शोरा इस तरह से हैं, जैसे वजही, कुतुब मुश्तरी, गवासी, इब्न निशाती, कुतुब शाह। ठीक। और अब देखिए, वजही की बात जो हमने करी थी, तो वजही ने कुतुब मुश्तरी 1609 में लिखा, सबरस 1635 में लिखा। ये सबरस क्या है? उर्दू की पहली अदबी नश्र है। पहली अदबी नश्र है क्या? सबरस उर्दू की पहली अदबी नश्र है। कुतुब मुश्तरी तो 1609 में लिखा गया, सबरस 1635 में लिखा गया। और सबरस को कौन सा किताब हासिल है? कि उर्दू की पहली अदबी नशरी किताब है, समझ लीजिए। फिर है ताजुल हकायक, गवासी का है, मतलब गवासी सैफुल मलूक व बदिउल जमाल। फिर मैना सतवंती, तूती नामा, इब्न निशाती। तो ये सब कुतुब शाही दौर के शायर हैं और इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। अब फूलबन भी लिखा गया, बहुत मशहूर है फूलबन 1655 में। तो एक जो है उर्दू के शुरुआती दौर से लेकर के जो है कुतुब शाही दौर में लिंक स्थापित, मतलब लिंक हमने किया है। तो उर्दू की जो तारीख है वो तो एक अलग टॉपिक है, वो जब पढ़ाया जाएगा तो उर्दू के बारे में कैसे उर्दू का विकास हुआ, तरक्की हुई धीरे धीरे, कितने जो है कॉन्फ्रेंस हुए, कौन कौन से अदारे बने, कौन कौन से स्कूल खोले गए। फिर जॉन गिलक्राइस्ट ने 1800 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वो इसीलिए की थी कि उर्दू को समझ सके, और उसी में तो उर्दू, फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू के तमाम शोरा थे जिन्होंने जो है तमाम किताबें लिखी, वो सब हम बताएंगे। फिलहाल कुतुब शाही दौर में देखिए फूलबंद भी लिखा गया। इस दौर में क्या हुआ ये हम बता रहे हैं। इस दौर में कौन मशहूर हुए? इस दौर में वजही थे, कुतुब मुश्तरी थे, गवासी थे, इब्न निशाती थे, कुतुब शाह थे। अब इन लोगों के बारे में डिटेल, अलग अलग शायर का, अलग अलग शोरा का डिटेल मैं लिखवाना शुरू करूंगा इंशाल्लाह अगले क्लास से। तो इस दौर में जो अहम और मशहूर शायर और शोरा हुए हैं, उनके द्वारा, उनके जरिए क्या लिखा गया। कुतुब मुश्तरी, सबरस मुल्ला वजही ने 1635 में लिखा, और सबरस को कौन सा किताब मिला है? उर्दू की पहली अदबी नशरी किताब हुई। फिर ताजुल हकायक, गवासी सैफुल मलूक व बदिउल जमाल, मैना सतवंती, तूती नामा, इब्न निशाती, फूलबन 1655 में। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, देखिए कि कुली कुतुब शाह ने वजही को, कुली कुतुब शाह जो हमने बताया ना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने वजही को क्या, वजही को मुल्कुल शोरा का खिताब दिया। ये नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये, कि कुली कुतुब शाह ने वजही को मुल्कुल शोरा का खिताब दिया। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन पैदा करने वाली एक चीज है, मैं बता रहा हूं आपको, कि कुली कुतुब शाह ने तो वजही को मुल्कुल शोरा का खिताब दिया, लेकिन यहाँ अब्दुल्ला शाह ने किसको दिया था? गवासी को दिया था। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि गवासी को मुल्कुल शोरा का खिताब किसने दिया? तो गवासी को अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह ने दिया, और वजही को मुल्कुल शोरा का खिताब किसने दिया?
कुली कुतुब शाह ने। ये अब्दुल्ला कुतुब शाह जो हैं ये तो दूसरे मतलब अगले बादशाह हैं। अब्दुल्ला कुतुब शाह मतलब मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद आते हैं। ये 5वें थे, 6वें 7वें, ये 7वें दौर के बादशाह है अब्दुल्ला कुतुब शाह, ठीक है। और ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ये 5वें दौर के बादशाह। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने वजही को मुल्कुल शोरा का किताब दिया था और अब्दुल्ला कुतुब शाह ने किसको दिया था? गवासी को दिया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कुतुब शाह किसने? मोहम्मद वजही ने अब इन्हीं के बारे में बता रहा है यहाँ कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने तो वजही को मुल्कुल शोरा का किताब दिया, लेकिन वजही ने कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों का दौर देखा है। अब पूछा जाता है प्रश्न में कि वजही ने कितने बादशाहों का दौर देखा? तो 4 बादशाहों का दौर देखा है। किसका किसका? इब्राहिम कुली कुतुब शाह, नाम भी पूछ सकता है। इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1 2 3 4 यहाँ से लेकर के मतलब इब्राहिम कुली कुतुब शाह से लेकर के फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, यहाँ तक। तो वजही ने 4 बादशाहों का दौर देखा है। किस दौर में? कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों का दौर देखा है। किसने? वजही ने। और वजही को मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मुल्कुल शोरा का किताब दिया था। इन्होंने ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने कुली कुतुब शाह दौर के 4 बादशाहों का दौर देखा। तो हमने कहा कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने वजही को मुल्कुल शोरा का किताब दिया था और अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह ने किसको दिया था? गवासी को। ये ध्यान दीजिएगा। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं और दोनों के अलग अलग जवाब हैं। तो मेरे ख्याल से ये कुतुब शाही दौर का एक मुख्तसर जो हिस्सा है हमने बताया, जहाँ से एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। बाकी जो है देख लीजिए आप, वजही हैं, कुतुब मुश्तरी हैं, गवासी हैं, इब्न निशाती हैं, कुतुब शाह हैं। ये उस दौर के जो है अहम शोरा हैं, उस जमाने के अदबा। और मुल्ला वजही ने क्या लिखा? कुतुब मुश्तरी लिखा, सबरस लिखा। और सबरस को उर्दू की पहली नशीर किताब भी कहा जाता है, ये हमने बताया आपको। तो ये कुतुब शाही दौर की कुछ अहम चीजें थी जो हमने आपको बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों पूरी क्लास देखने के लिए। आप हमको जो है कमेंट करा करें, कमेंट में सलाह दिया करें, मशवरा दिया करें और कैसे हम क्लास को इंटरेस्टेड बना सकते हैं और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सब्सक्राइब करा करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें और सलाह मशवरा भी आपसे इल्तिजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।